कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज का जो टॉपिक है वो GS1 या GS2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ये किसी भी सेक्शन में कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि कोरोना ने पूरे विश्व को प्रभावित किया था और ज़्यादा दिन अभी हुए नहीं हैं, तो हो सकता है कोरोना से रिलेटेड करके कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम। क्योंकि यह टॉपिक हमने आपको करवाया नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि इस टॉपिक को भी एक बार आप लोगों के सामने रख दिया जाए, जिससे कि अगर कोरोना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्जाम में तो आप बेहतर उसको लिख पाएँ। देखिए स्टूडेंट्स, कोरोना एक प्रकार का महामारी था जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। सबसे पहले भूमिका में हम लोग क्या लिखेंगे, तो यह एक प्रकार का जूनोसिस बीमारी था। जूनोसिस मतलब होता है जो जीवों से जो है मानव जाति में आता है, मानवों में आता है। अन्य जीव जंतुओं से जब मानव में जो बीमारी आता है उसको हम जूनोसिस कहते हैं। और यहाँ पर देखिए कोरोना एक वायरस है। कोरोना एक क्या है? वायरस है जो कुछ सामान्य रोग जैसे सर्दी, जुकाम, श्वसन समस्या आदि को जन्म देता है। इसमें खास करके आप देखेंगे कि श्वसन नली जाम हो जाता था, ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती थी और लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करते हुए मर भी जाते थे। तो यह एक बहुत ही कह सकते हैं कि भयानक रूप धारण कर लिया था पूरे विश्व स्तर में, और पूरा विश्व में लॉकडाउन करने की नौबत आई। तो ये सब जो है आप तो लिखेंगे ही भूमिका में कोरोना के बारे में, और सभी लोग लगभग जान ही रहे कोरोना में क्या क्या हुआ। तो यहाँ पर जूनोसिस के बारे में लिख लीजिएगा। यह एक प्रकार का जूनोसिस है। जूनोसिस बीमारी है जो अन्य जीवों से मानवों में फैला था, और वैज्ञानिकों का मानना है कि वह चमगादड़ों से आया था। तो वो सब भी हिंट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेकिन इसका कंफर्म नहीं हो पाया कि यह लैब में बनाया गया था या फिर जीवों से आया था, ठीक है। इस पर जो है आपका WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी कंफर्मेशन नहीं दे पाया कि वास्तव में यह चीन के लेबोरेटरी में बना था। लेकिन 90% चांस है कि वो वहीं बना था, लेकिन क्लियर नहीं हो पाया, तो इसलिए हम उतना ज़्यादा नहीं लिखेंगे। बस एक सिंपल सा भूमिका में हम लोग लिख लेंगे कि कोरोना एक वायरस है जो कि कुछ सामान्य रोग जैसे सर्दी, जुकाम, श्वसन समस्या आदि को जन्म देता है, और इसने पूरे विश्व को प्रभावित किया और इसकी शुरुआत चीन से हुई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैप बना करके भी थोड़ा सा दिखा सकते हैं। अब सबसे पहले विश्व पर प्रभाव देखिए, तीन यहाँ पे विश्व पे, फिर भारत पे, फिर मानव पे, ठीक है। लास्ट में मानव पे आएंगे, पहले विश्व पे प्रभावित क्या किया। तो सबसे ज़्यादा क्या हुआ? आर्थिक संरक्षणवाद बढ़ी। यहाँ पे क्या हुआ कि जब कोरोना से पूरा विश्व घिरा तो जितने भी देश थे उन्होंने अपना अपना व्यापार में क्या किया? संरक्षणवाद लाया, यानी निर्यात करना है लेकिन आयात नहीं करना। चूंकि उसके बाद आर्थिक स्थिति सभी देशों की चरमराई और सभी ने संरक्षणवाद को बढ़ावा दिया, यानी आयात बहुत कम और निर्यात पे ज़्यादा जोर दिया, यानी आयात ना के बराबर किसी अन्य देश से करने का प्रयास किया। तो इससे क्या हुआ कि आर्थिक रूप से मतलब हानि हुई सभी देश का। अभी जो भी देश हैं जो खास करके निर्यात पे डिपेंड थे या विदेशी मुद्रा पे डिपेंड थे, तो वहाँ पे आर्थिक संकट देखने को मिला। तो संरक्षणवाद यहाँ पर विश्व में कोरोना के बाद देखने को मिला। उसके बाद IMF के अनुसार देखा गया कि आर्थिक समृद्धि जो विश्व का था, जो GDP देशों का बढ़ रहा था, उसमें यहाँ पर कमी देखने को मिली, यानी आर्थिक समृद्धि बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। उसके बाद जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया थी, ग्लोबलाइजेशन, कोरोना से पहले जो जिस तीव्र गति से बढ़ रही थी, तो वहाँ पर जो डिमांड सप्लाई का जो चेन था वो टूट गया, यानी वैश्वीकरण की प्रक्रिया मद हुई। पहले क्या था कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आयात निर्यात सभी देश एक दूसरे से कर रहे थे, लेकिन इसके बाद बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर उसकी गति मंद हुई। डिमांड और चेन जो सप्लाई चेन है वो बाधित हुआ, ठीक है। डिमांड भी घटी। उसके बाद शरणार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। तो बहुत सारे जो लोग हैं एक जगह से दूसरे जगह भी जा कर के गए, और ख़ास करके आप देखेंगे कि शरणार्थी की समस्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिली, और यहाँ पे शरणार्थी जो थे उनकी संख्या में बढ़ावा देखने को मिला। उसके बाद है वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की ओर अग्रसर हुई, और आपको पता होगा बहुत सारा देश जो है अभी आर्थिक संकट में भी कोरोना के बाद चला गया। जैसे श्रीलंका को आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं।
उसके बाद कई बैंकों ने अपने ब्याज दर को कम किया, इसलिए कम किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऋण ले और उससे फिर आर्थिक गतिविधि बढ़े। ठीक है, तो ये सब आप लिख सकते हैं। विश्व पर प्रभाव में वैश्वीकरण की प्रक्रिया मंद हुई, आर्थिक संवर्धन का नुकसान हुआ, संरक्षणवाद बढ़ा। ठीक है, उसके बाद शरणार्थियों की समस्या में बढ़ोतरी आई, शरणार्थियों की संख्या में बढ़ी, बैंकों की ब्याज दर कम हुआ, आर्थिक मंदी की ओर अग्रसर हुआ पूरा विश्व। चलिए, उसके बाद अर्थव्यवस्था यहाँ 4.4% तक सुकर गया था और बेरोजगारी दर में तो स्वाभाविक सी बात है, जब आर्थिक समृद्धि रुकती है तो बेरोजगारी दर तो बढ़ता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर बेरोजगारी दर में बहुत तीव्र गति से इजाफा देखने को मिला और ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल एक संस्था उसके अनुसार से बेरोजगारी दर बताया जाता है, तो उसके थ्रू बताया गया कि बेरोजगारी दर में बहुत ज़्यादा तीव्र गति से वृद्धि हुई है। तो ये वैश्विक। उसके बाद देखिए और भी जो पूरे विश्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं कोरोना के कारण से, तो जैसे शिक्षा, आपने देखा ही होगा स्कूल कॉलेज सब बंद हो गया। प्रभाव में आप लिख सकते हैं कि शिक्षा को प्रभावित किया। बहुत सारे बच्चे जो है जो 6 से 14 वर्ष तक के आयु निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, वो इससे बाधित हो गए, स्कूल बंद हो गए, जिस कारण से शिक्षा की स्तर में गिरावट देखने को मिली। जो नई पीढ़ी थी उसमें शिक्षा का स्तर कम हो गया, तो शिक्षा को भी प्रभावित किया। उसके बाद राजनीतिक, बहुत सारे जो देश में आर्थिक संकट के साथ साथ राजनीतिक संकट भी उभरने लगा, क्योंकि जब आर्थिक संकट आता है तो जनता को लगता है कि ये राजनीतिक कारण है और वो फिर राजनीतिक वहाँ पे संकट आ जाती है, वहाँ उथल पुथल, पार्टी बदलाव होने लगता है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे देश में जो चुनाव हुए उसमें आप देखेंगे कि जो पहले की जो पार्टी थी कोरोना टाइम पे उसकी हार हुई। तो यानी यहाँ पे राजनीतिक बदलाव भी देखने को मिला। पर्यावरण, तो देखिए पर्यावरण पे यहाँ पे आप देखेंगे तो अच्छा ही इम्पैक्ट पड़ा है। शुरुआती चरण में तो आप देखेंगे कि सकारात्मक प्रभाव पड़े। ठीक है, उसके बाद सामाजिक, समाज में आप देखिएगा कि यहाँ पे सामाजिक प्रभाव भी डाला था कोरोना ने। आप कोरोना के टाइम पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो रहा था तो लोग उससे घृणा करने लगे थे, लोग जो सामूहिक गतिविधि कर रहे थे उसमें कमी देखने को मिला। फिर लोग एक दूसरे से जो है कोरोना के कारण घृणा करने लगे। घर के भी लोग अगर कोई कोरोना से प्रभावित हो गया तो उससे लोग जो है मिलने जाना बंद कर दे। तो ये सब घटनाएं देखने को मिली जो कि सामाजिक समरसता में एक प्रकार से कह सकते हैं बाधक यहाँ पे पैदा किया। उसके बाद कोरोना के कारण जो है भारत की विदेश नीति भी कोवैक्सीन जो है कूटनीति के तहत वैक्सीन कूटनीति आई और भारत ने दवाई सप्लाई किया अन्य जो मित्र देशों के साथ या अन्य देशों के साथ और उसके साथ संबंध बनाने का प्रयास किया। तो वैक्सीन कूटनीति यहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यहाँ पे काम हुआ, चूँकि बहुत सारे जो भी जैसे पीपी किट हो, चाहे फिर आप सैनिटाइजर को ले लें या विभिन्न प्रकार के जो स्वास्थ्य संबंधी सामग्रियाँ हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां की स्थापना हुई। उसके बाद लोग स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा जागरूक भी हुए। तो ये सब आप स्वास्थ्य में प्रभावित किया था पूरा। और प्रौद्योगिकी, और इसी से क्या हुआ, प्रौद्योगिकी का विकास होगा। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आई, जैसे ऑक्सीजन बनाने वाली या फिर आपका पीपी किट बनाने वाली, सैनिटाइजर बनाने वाली, यानी जो भारत दूसरे देशों से उस समय कोरोना से पहले तक जो आयात करता था, अब भारत इतना उत्पादन करने लगा कि वह निर्यात भी करने लगा। तो ये सब पे आप प्रौद्योगिकी में भी बहुत काम हुआ। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि आर्थिक प्रभाव तो पड़ा ही। जीडीपी का जो है यहाँ पर आप स्लो हो गया, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था देश का, मैन्युफैक्चरिंग बंद रहा, तो जिस कारण से क्या हुआ कि सारा जो है पूरा आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुई और पूरा विश्व कह सकते हैं के साथ साथ भारत भी प्रभावित हुआ। तो यहाँ पर आप ये सब पॉइंट्स को लिख करके अच्छा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बस पॉइंट्स याद रखेंगे, आप लिख तो लेंगे ही, बस पॉइंट्स में क्या क्या लिखना है वो थोड़ा सा आप ध्यान देते रहेंगे, जिससे कि आपको वहाँ पर लिखने में आसानी होगी। इसलिए बस मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिखा नहीं है, बस पॉइंट्स आपको दे दिया है कि जिस कारण से आप पॉइंट्स पे लिख करके अच्छा आंसर राइटिंग वहाँ पर कर लें। ठीक है, चलिए
उसके बाद जो है पर्यावरण में सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिला। सकारात्मक में क्या हुआ कि ग्रीन हाउस गैस कम हो गया, क्योंकि उस समय जितने भी कल कारखाने थे, जितने भी इंडस्ट्रीज थे, सारे बंद कर दिए गए थे लॉकडाउन के दौरान, तो उसमें सकारात्मक देखने को मिला, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम हुआ। उसके बाद PM 2.5 जो पार्टिकल्स होते हैं वायुमंडल में या प्रदूषण, वायु प्रदूषण में, तो वो पार्टिकल्स की मात्रा कम देखने को मिली। उसके बाद जल प्रदूषण भी कम हुआ। जीव जंतु और समुद्री जीवों में भी देखने को वृद्धि देखने को मिला। पोलैंड में जो हेजहॉग एक प्रकार का जीव है जो समुद्र के किनारे रहते हैं, तो समुद्र में रहते हैं, तो वहां पर देखा गया कि उसकी संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, हेजहॉग की संख्या में। उसके बाद वायु प्रदूषण में भी कमी देखने को मिली और बहुत दूर दूर तक लोग देख पा रहे थे, यानी जो कभी दिखता नहीं था विभिन्न शहरों से, वहाँ आसपास जो पहाड़ी चोटियाँ वो सब दिखने लगी थी, यानी वायु प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिला। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण में भी कमी देखने को मिली। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण भी, चूंकि पूरा जितने भी वाहन थे, उद्योग थे, बंद थे, तो वहाँ पे ध्वनि प्रदूषण, तो ये सब के स्तर पे पर्यावरण में बहुत ज़्यादा सकारात्मक सुधार देखने को मिला। लेकिन नकारात्मक में क्या हुआ कि मेडिकल वेस्टेज वहाँ पे बढ़ा, जैसे मास्क हो गए, ग्लोव्स हो गए, PP, प्लास्टिक हो गए, तो ये सब संख्या में बढ़ोतरी हुई यूज में, तो यहाँ पे प्लास्टिक कचरा ज़्यादा देखने को मिला। उसके बाद बड़ी संख्या में सार का शिकार किया गया दवाइयों में प्रयोग करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लीवर ऑयल बनाया जाता है, खास करके शार्क मछली से ही बनाया जाता है, 5 लाख शार्क लगभग उस दौरान मारे गए। तो ये आपका नकारात्मक प्रभाव था पर्यावरण पर। तो इस पॉइंट्स को आप अच्छे से लिख लेंगे। हमने बस यहाँ पे कीवर्ड्स लिखा है और आप इस पॉइंट्स को अपने मन से, अपने हिसाब से लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए आर्थिक प्रभाव में आप क्या लिख दीजिएगा कि आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई। आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई, मांग और पूर्ति दोनों स्तर पे यहाँ पे आप देखिएगा बहुत ज्यादा जो है कमी देखने को मिला। पलायन के कारण श्रमिकों की समस्या आई, और श्रमिक वाला हमने बताया था आपको पहले। तो पलायन के कारण क्या हुआ कि श्रमिक जो लोग थे उनको समस्या आई। आपने देखा होगा कि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों से लोग पैदल बिहार तक पहुंचे, जो श्रमिक लोग थे, और फिर उनको रोजगार वहां नहीं मिल रहा था, खाने की दिक्कतें आ गई, खाद्यान्न आपूर्ति की समस्या वहां पर देखने से जूझे हुए। तो पलायन से भी बहुत ज्यादा श्रमिकों को समस्या वहां देखने को मिला। उत्पादन प्रक्रिया पूरे ठप हो चुकी थी, पूरा बाधित था। उसके बाद वहां पर वित्तीय तरलता में कमी से उत्पादन व उपयोग दोनों को प्रभावित किया था। तो वहां पे आप देखिएगा कि कैश की भी मात्रा में कमी देखने को मिला, चूंकि उत्पादन ही नहीं हो रहा था। तो जो मुद्रा का था आदान प्रदान बहुत ज्यादा कम गया था। उसके बाद भारत निर्यात NPA, भारत का जो निर्यात होता है उसमें भी समस्या देखने को मिली। NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की समस्या देखने को मिली, चूंकि अब देखिए बहुत सारे लोग लोन लेकर के काम कर रहे होते हैं, तो काम नहीं चलने के बाद वो कैसे किस प्रकार से बैंक को कर चुका पाते, तो वो वहां पे समस्या देखने को मिली। तो NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट की संख्या बढ़ी। उसके बाद आर्थिक समृद्धि जो है लगभग 7.5% तक घट गया, जो बहुत ज्यादा तीव्र गति 10-11% था, तो वो मान के चलिए 4% पे आ गया वृद्धि में, GDP में। तो ये सब आप यहाँ पे भारत पे आर्थिक प्रभाव में भी लिख सकते हैं। उसके बाद RBI को मजबूरन क्या करना हुआ कि ब्याज दर को कम करना पड़ा, और MSME जो है कुटीर उद्योग है, मीडियम स्केल लेवल पे जो, तो उस कुटीर उद्योग पर जोर देना पड़ा दर में कमी करके। ठीक है, अब आ जाइए भारत में इससे क्या हुआ कि असमानता बढ़ी। देखिए अमीर लोगों को तो ज़्यादा प्रभावित नहीं किया, क्योंकि वो लोग, उन लोगों के पास सेविंग मनी होती है, तो वो लोग तो आसानी से आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ कोरोना काल में। लेकिन जो दिहाड़ी मजदूर थे, जो श्रमिक थे, जो किसान थे, जिनके पास आर्थिक पूंजी नहीं होती है ज़्यादा जमा पूंजी, तो उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशानी हुई और असमानता भी उसके बाद देखने को मिला। बहुत सारी कंपनियां भारत में जो है आप देखेंगे कि पूरे विश्व के टॉप 50, टॉप 10 में आने लगी, यानी कहीं ना कहीं वो उस दौरान जो है भारतीयों का बहुत ज़्यादा जो है आर्थिक शोषण हुआ और कुछ कंपनियों को उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिला। तो
इससे भी आपका असमानता बढ़ा। उसके बाद लैंगिक भेदभाव भी यहाँ पर देखने को मिला कि इस दौरान जो है लैंगिक भेदभाव बढ़ा। उसके बाद जीडीपी आपका ग्रोथ जो है नीचे गया। लैंगिक भेदभाव का मतलब ये है कि अगर देखिए जो वर्किंग वुमेन थी या वर्किंग मैन था, जो काम पर थे, वो घर में जब बैठने लगे तो आपस में लड़ाई झगड़ा ये सब भी होने लगा। तो यहाँ पर लैंगिक कह सकते हैं कि भेदभाव भी ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद शीर्ष 100 अरबपतियों में जो है 35% की बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गरीबों की संख्या में भी इजाफा हुई होगी। देखिए अमीर तभी अमीर बनता है जब वो कहीं से पैसा मतलब गरीबों का हिस्सा ही लेता है, ठीक है। तो अगर अरबपतियों की संख्या बढ़ती है तो साथ साथ गरीबों की भी संख्या बढ़ती है, इतना जान लीजिए। उसके बाद है CMI की रिपोर्ट जो है 2021 के अनुसार जो है आपका बेरोजगारी दर बढ़ा। NSSO 45 वर्षों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की बात कहा। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बोला कि इतनी बेरोजगारी पूरे 45 वर्षों में कभी नहीं थी। वो सबसे ज़्यादा स्तर पे बेरोजगारी पहुंचा था। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ग्राफ डाउन किया और फिर जो है ऊपर की ओर बढ़ा। तो रिकवरी लेकिन कोरोना से बहुत तीव्र गति से भारत जैसे देशों ने भी किया है। तो सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा दिया गया और इसका रिकवरी करने के लिए ये सब उपाय भी है। सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा, स्वास्थ्य और सूचना में आत्मनिर्भरता। जैसे भारत ने क्या किया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई, बहुत ज़्यादा सुधार किया। फिर सूचना जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी बनाए गए, बहुत ज़्यादा आप देख पा रहे होंगे कि उस समय जो भारत का मेडिकल जो हेल्थ सिस्टम है वो पूरा एक्टिव था, सूचना था देता था। उसके बाद आपको बहुत सारे विभिन्न ऐप के माध्यम से जो है सूचना प्रोवाइड किया जा रहा था, लोगों को उसके प्रति जागरूक किया जा रहा था। टीवी चैनलों के माध्यम से हो, चाहे नेट इंटरनेट के माध्यम से हो, तो पूरा सूचना पे यहाँ पे आप देखिएगा कि काम हुआ, निर्भरता प्राप्त हुआ। कृषि क्षेत्र में भी विकास देखने को मिला, चूंकि और भी उद्योग धंधे ठप थे तो जो लोग थे उन्होंने कृषि पर विशेष ध्यान दिया और देखा गया कि कृषि में उत्पादकता यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिली। उसके बाद असंगठित व MSME को बढ़ावा मिला। जो कुटीर उद्योग था, हर जिला में एक उद्योग स्थापना करने की बात की गई, बहुत सारे मॉडल अपनाए गए यहाँ पर। और असंगठित क्षेत्र या जो कुटीर उद्योग थे तो उस पे काम करने की बात की गई। और जो बाहर से मजदूर आए, श्रमिक आए, तो उनको अपने क्षेत्र में भी रोजगार मतलब करने का अवसर मिला, अपने गांव में, अपने शहर में। और वहां से भी आप देखिएगा कि कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिला है कोरोना के बाद। तो ये सब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखने को मिला चेंजिंग। उसके बाद GST संग्रह में भी वृद्धि। अक्टूबर 2020 में 1.05 लाख करोड़ था। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत योजना में 20 लाख करोड़ रुपया सरकार की तरफ से निवेश किया गया। मनरेगा बजट को 65% बढ़ाया गया। तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक समृद्धि जो घट रही थी उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया, जिससे कि गाड़ी चलता रहे, यानी आर्थिक मंदी भारत में नहीं आए। और इसका प्रभाव देखने को मिला कि पूरा विश्व अभी आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, जबकि भारत में ऐसा संकट देखने को नहीं मिला। वैश्विक पर्यटन में 72% की गिरावट आई, ठीक है। इसका प्रभाव क्या हुआ, जो जहां पर लोग जाते थे घूमने के लिए, तो जो पर्यटक क्षेत्र था वहां पे लगभग 70 से 72% तक गिरावट देखने को मिली। होटल व्यवसाय में बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। चीन में बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई जो कि बाहर से जाके वहां पे अपना उद्योग धंधा स्थापित करके काम कर रही थी। उसके बाद स्वान सर्वे के अनुसार श्रमिकों की 74% वेतन में कमी देखने को मिला और 89% लोग बिना वेतन के हो गए। तो ये सब कोरोना के काल पे बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से प्रभाव देखने को मिला। उसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं में 2% GDP का खर्च होने लगा। उसके बाद NHP के 2017 के अनुसार 2025 में 2.5% खर्च बजट से और 21-22 के लिए जो है 6% तक जो है नेशनल हेल्थ जो प्रोग्राम है उस पर खर्च करने की बात की गई NHP, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक डॉक्टर 1000 मरीज पर मतलब यहाँ पर होना चाहिए WHO के अनुसार कि 1000 लोगों पे जो है एक डॉक्टर होना चाहिए मरीज पर, जबकि भारत में वह संख्या क्या है 10,189 पर एक है। तो अपने आप में यह बहुत ही मतलब भारत में दयनीय स्थिति का सूचक है। 6 लाख चिकित्सक की कमी पूरे भारत में देखने को मिला कि कम से कम और भी 6 लाख चिकित्सक की आवश्यकता है।
ग्लोबल हेल्थ जो इंडेक्स है उसमें भारत की स्थिति निम्न रही। यूनिसेफ की रिपोर्ट में दक्षिण एशिया में 60 करोड़ से ज़्यादा बच्चे प्रभावित हुए। वन हेल्थ मॉडल यहाँ पे अपनाने की बात की गई कि पूरे विश्व में एक मॉडल अपनाया जाए, अगर कोई बीमारी हो तो सब देश मिल करके उस पर रिसर्च करे और उसको निजात करने का प्रयास करे। तो वन हेल्थ मॉडल की बात की गई। अब आते हैं कोविड-19 के दौरान भारतीय विदेश नीति क्या रही। भारत यहाँ पे वैक्सीन कूटनीति का प्रयोग किया। वैक्सीन कूटनीति का मतलब है कि भारत ने उन गरीब देशों को वैक्सीन दिया जो कोरोना से प्रभावित थे, लेकिन वो वहाँ की रिसर्च या वो अपना खुद का जो है वैक्सीन नहीं बना सकते थे, तो भारत ने उनको वैक्सीन दिया, दवाइयाँ दी, पीपीई किट्स या आप कह सकते हैं सैनिटाइजर, जो भी हो कोरोना से बचने का जो उपाय है उस पर जो भारत ने सप्लाई किया गरीब देशों को मुफ्त में, और जो देश दे सकते हैं तो उनसे बहुत मिनिमम कॉस्ट में भारत ने उसको सप्लाई किया। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिला कि क्षेत्रीय प्रभुत्व कमजोर हुई। ठीक है, जो क्षेत्रीय जो प्रभुत्व था भारत का वो यहाँ पे थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिला। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ संबंध कमजोर हुए। ठीक है, क्वाड और हिंद प्रशांत क्षेत्र संगठन जैसा है, तो लोग मेन रूप से यहाँ पे ध्यान क्या देने लगे, कोरोना और उससे निजात पे। तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग उस समय जो क्षेत्रीय संगठन है या वो सब पर कम ध्यान दे रहे थे, क्योंकि उस समय सबसे जरूरी था कि जान बचाना, लोगों का जान बचाना। तो उस समय क्वाड और ना ही जो है बिम्स्टेक और जो है कह सकते हैं कि लोग देश उस पर ध्यान दे रहा था। तो मेन रूप से यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा था कि किस प्रकार से कोरोना से लोगों को बचाया जाए। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रीय प्रभुत्व में कमजोरी देखने को मिला, सहायता हेतु वस्तु सेवा यहाँ पर। उसके बाद ये सब कमी हुई, राजनीतिक प्रभुत्व, ऐतिहासिक संबंध। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सब में कमी देखने को मिला। अब देखिए चीन, भारत अपने कर्तव्यों को निभाने में असफल रहा। ठीक है, ब्लैंक चेक थ्योरी दे करके चीन ने जो है अन्य जो देश को जो है अपने में मिलाने का प्रयास किया या उस पर प्रभुत्व बनाने का काम किया, जबकि भारत जो है भारत के पास उतना आर्थिक धन है नहीं, जिस कारण से भारत इसमें पीछा रह गया आर्थिक मदद करने में। तो कर्तव्यों को निभाने में थोड़ी असफलता भारत को महसूस हुई। तो उससे जो आसपास जो देश थे वो चीन के प्रभुत्व में और ज़्यादा आने लगे, क्योंकि चीन ने उनको बहुत ज़्यादा मतलब आर्थिक रूप से सहायता दिया था और भारत उतना सहायता नहीं दे पाया था। तो ये वही है, क्षेत्रीय प्रभुत्व कमजोर हुआ भारत का। उसके बाद यहाँ पर देखिए अंदरूनी समस्या भी थोड़ा सा में बढ़ोतरी देखने को मिला। उसके बाद है यहाँ पे कोरोना और प्रौद्योगिकी। कोरोना और प्रौद्योगिकी एक देखिए, कोरोना आया तो बहुत, कोरोना ने एक तरफ जहाँ पर बहुत सारी समस्याएं लाई, तो दूसरी तरफ आप देखिएगा कि बहुत सारे जो उद्योग धंधे की भी स्थापना भारत में किया गया। तो खास करके आप देखिएगा हर एक क्षेत्र में वहाँ पे प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जैसे लोकेशन ट्रैकिंग, यानी जो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति हैं तो वो किस एरिया में है, कहाँ हैं, वो आप ऐप के माध्यम से देख सकते थे। तो यहाँ पर ट्रैकिंग हो जाता था। तो यूएसए इजराइल में खास करके इस पद्धति का यूज किया गया। उसके बाद जियो फेसिंग आ गया, भीड़ में एकत्र होने वाले जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो रहे तो उसकी पहचान हो जाती, उसकी सूचना मिल जाती थी। उसके बाद आप देखेंगे सीसीटीवी कैमरा, ये सब में आपको बहुत ज़्यादा लोग लगाने लगे घर में। फिर मोबाइल ऐप के तहत आरोग्य सेतु ऐप हो गया, संक्रमितों का पता लगाने में यूज करने होने लगा। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने के लिए भी बहुत सारे ऐप बनाए गए। उसके बाद रोबोटिक्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगा, क्योंकि वहाँ पे यह बीमारी महामारी था तो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल रहा था, तो वहाँ पे रोबोटिक्स के माध्यम से लोगों का इलाज करने की बात की गई और उस पर विशेष काम किया गया। तो इस क्षेत्र में भी विकास हुआ। उसके बाद क्या है कि स्मार्ट इमेजिंग, शरीर का तापमान मतलब बाहर से ही पता चल जाता था या लोग एकत्रित होते थे उससे ही पता चल जाता था कि किसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रयोग देखने को मिला। चेहरा पहचान करना, बिग डेटा एनालिसिस पे काम किया गया। उसके बाद यहाँ पर
ड्रोन का भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ। ड्रोन के माध्यम से, जो ड्रोन होता है उसके माध्यम से दवाई घर घर तक पहुंचाने की बात की गई और बहुत जगह पहुंचाया भी गया दवाइयों को, या जो ज़रूरत आवश्यक वस्तुएं थी उसको ड्रोन के माध्यम से घरों तक पहुंचाया गया। उसके बाद सोशल बबल एक प्रकार का, मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसमें एक जो समाज का समूह है दूसरे समाज से दूरी बना करके रखता है, यानी एक समूह के लोग एक साथ रहते हैं, दूसरे समूह के लोग उसका सीरो सर्वेक्षण। राष्ट्रीय महिला आयोग, लॉकडाउन में घरेलू हिंसा में बढ़ोतरी बताया गया। उसके बाद टेलीमेडिसिन में भी बढ़ोतरी देखने को मिला। तो इन सब पॉइंट्स को आप लिख करके आप अच्छे से कोरोना के प्रभाव को लिख सकते हैं। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। बाकी इसमें आप जितना आप लिख सकते हैं अपने मन से जोड़ें, क्योंकि आप भी उस कोरोना के समय में थे और आपने भी कोरोना को देखा है और नज़दीकी से महसूस किया है, तो आप बहुत बेहतर लिख सकते हैं। हमें जो लगा हमने उस पॉइंट्स को आपको बस बता दिया कि थोड़ा बहुत आपके पास पॉइंट्स रहेंगे तो आपको लिखने में सहूलियत होगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने ऐप को बाय नहीं किया है तो कोशिश करें कर ले, उसमें सारे टॉपिक करवा दिए गए हैं और आपके एग्जाम के लिए वह बहुत ही ज़्यादा फायदा कारक सिद्ध होगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तब ऐसा आप महसूस करेंगे। ठीक है, अभी बहुत लोग कॉल करते हैं कि सर फीस उसका सर आप ज़्यादा मतलब कर दिए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप सही मायने में अगर बीपीएससी का तैयारी करते हैं और अगर आप रियल स्टूडेंट्स हैं तो फीस आपको पता होगा कि बहुत ही कम है। उसका फीस कहीं ज़्यादा नहीं है। उस ऐप के कोर्स का बहुत ही न्यूनतम फीस है। इतना कम फीस में मैं बता दे रहा हूँ आपको, ऑल इंडिया में कहीं पर भी कोई कोर्स नहीं होने जा रहा है, ना ही करवाएगा। इस बात की फुल गारंटी है। जितना हमने आपको वीडियो पढ़ाया है, जितना हमने आपको नोट्स दिया है, और आप कंपैरिजन बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं उससे कर लीजिए। हमसे वैसे लोग जुड़े हैं जो दृष्टि आईएएस या विभिन्न प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे, फिर भी बीपीएससी के लिए वो हमसे जुड़े। तो उसके पीछे रीजन है कि जो हमने मेहनत किया है आप लोग के बीच में, और चूंकि हमारा भी एक्सपीरियंस है बीपीएससी को लेकर के, तो आपको वो जरूर फायदा कारक होगा। और फीस की जहां तक की बात है तो बहुत ही कम फीस है और आप इस बात को अच्छे से एनालाइज कर ले, उसके बाद ही आप परचेज करें। और हम तो कहेंगे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल फीस को मत देखें, और बहुत ही इतना कम फीस में आपको बीपीएससी कमीशन की तैयारी या पूरा वीडियो लेक्चर के साथ साथ हम पीडीएफ दे रहे हैं आपको। तो ये सब बोलना भी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं इस बात को, ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।